नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज भत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चापोली। आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए प्रथम वर्ष के ऐच्छिक हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रश्न पत्र क्रमांक 2 नाटक तथा एकांकी, इस प्रश्न पत्र में आज हम विष्णु प्रभाकर का एक चर्चित एकांकी सीमा रेखा, जिसकी चर्चा करने वाले हैं। इस एकांकी को समझने से पहले हमें इस एकांकी के एकांकीकार विष्णु प्रभाकर का परिचय देखना है। विष्णु प्रभाकर मूलतः रेडियो नाटककार हैं। रेडियो की प्रेरणा से ही उन्होंने नाट्य लेखन का प्रारंभ किया। रेडियो एवं रंगमंचीय एकांकी क्षेत्र में विष्णु जी ने अपना एक निश्चित स्थान बना लिया है। उनकी प्रतिभा सिर्फ एकांकीकार के रूप में ही नहीं तो उपन्यासकार के रूप में भी विख्यात रही है। विष्णु प्रभाकर जी ने साहित्य लेखन के साथ साथ अनेक क्षेत्रों में कार्य किया है। उनका जो व्यक्तित्व है वह बहुमुखी आयामी रहा है। जब उनके व्यक्तित्व की हम चर्चा करते हैं, गांधीवादी, आदर्शवादी, परहितवादी, खद्दरधारी, प्रेम को जीवन का मूल्य समझाने वाले, घुमक्कड़ वृत्ति वाले, मानवतावादी, एक संपादक, सामंजस्यवादी, सात्विक, संवेदनशील साहित्यकार, उपन्यासकार, कथाकार, नाटककार, एकांकीकार, जीवनीकार, निबंधकार, संस्मरणकार, यात्रा वर्णनकार और बाल साहित्यकार के रूप में विष्णु प्रभाकर जी हमारे सामने उपस्थित होते हैं। विष्णु प्रभाकर जी ने हिंदी साहित्य में भारतीय वाग्मिता और अस्मिता को व्यंजित करने के लिए अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया था। प्रभाकर जी ने आकाशवाणी, दूरदर्शन, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं तथा प्रकाशन से संबंधित या मीडिया के प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने ख्याति प्राप्त की थी। इतना ही नहीं तो देश विदेश की अनेक यात्राएं करने वाले विष्णु प्रभाकर जी का जीवन अंत तक वो पूर्ण समय के लिए साहित्यिक साधना के क्षेत्र में जुड़े रहे। तो ऐसे महान साहित्यकार का जन्म 21 जून सन 1912 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के मीरापुर नामक गांव में हुआ था। इनका बचपन का जो नाम है वह विष्णु दयाल था, परंतु साहित्यिक क्षेत्र के अंतर्गत हम उनको विष्णु प्रभाकर के नाम से जानते हैं। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद था, जो धार्मिक विचारधारा वाले व्यक्तित्व के धनी थे। उनकी माता का नाम महादेवी, जो पढ़ी लिखी महिला थी। उन्होंने अपने समय के जो पर्दा पद्धति है या पर्दा पद्धति का घोर विरोध किया था। प्रभाकर जी की पत्नी का जो नाम है वह सुशीला था। उनके बच्चों के जो नाम है अर्चना प्रभाकर, अनीता प्रभाकर, अमित प्रभाकर और अतुल प्रभाकर हैं। घर की हालत ठीक न होने के कारण उन्होंने पूरी जो पढ़ाई है ठीक तरह से नहीं की है। नौकरी करते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। तो आरंभिक जो शिक्षा है वह मीरापुर
नामक गांव में हुई। सन 1929 में चंदूलाल एग्लो वैदिक हाई स्कूल से, जो हिसार में है, वहाँ से उन्होंने मैट्रिक की जो परीक्षा है उत्तीर्ण की। उसके उपरांत आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण नौकरी करते हुए पंजाब विश्वविद्यालय से भूषण, प्राज्ञ, विशारद और प्रभाकर जैसे हिंदी और संस्कृत की कई परीक्षाएं उन्होंने उत्तीर्ण की है। साथ ही पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए की जो उपाधि है वह प्राप्त की थी। प्रभाकर जी के घर की आर्थिक स्थिति उतनी अधिक अच्छी नहीं थी और इसी कारण उन्होंने काफ़ी कठिनाइयों और समस्याओं का जो सामना है उनको करना पड़ा है। उन्होंने अपनी जो शिक्षा है ठीक ढंग से वह प्राप्त भी नहीं कर पाए। अपने घर की परेशानी और जिम्मेदारियों का जो बोझ है, जिससे उन्होंने स्वयं को मजबूत बना लिया है। आरंभिक कालखंड में उन्होंने चतुर्थ श्रेणी की एक सरकारी नौकरी उन्होंने प्राप्त की और इस नौकरी के माध्यम से जो पारिश्रमिक उनको प्राप्त होता था वह केवल 18 रुपये प्रति माह का वेतन उनको प्राप्त होता था। विष्णु प्रभाकर जी ने विभिन्न जो डिग्रियां और उच्च शिक्षा की जो प्राप्ति उन्होंने की है, अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को पूरी तरह से सही तरीके से उठाते हुए अथक प्रयासों का जो परिणाम है वह आगे चलकर हमें देखने को मिलता है। महात्मा गांधी जी के जीवन आदर्शों से प्रेम के कारण विष्णु प्रभाकर जी का जो झुकाव है कांग्रेस की तरफ हमें देखने को मिलता है। वे आज़ादी के दौर में बढ़ते राजनीतिक बिगुल में उनकी जो लेखनी है उस लेखनी का एक महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वह आज़ादी के लिए संघर्ष बन जाता है। और आज़ादी के इस समय में हम आज़ादी के लिए संघर्ष करते हुए भी विष्णु प्रभाकर जी को देख पाते हैं। अपने लेखन के दौर में वे प्रेमचंद, यशपाल और आज्ञे जैसे महारथियों के सहयात्री भी रह चुके हैं, किंतु रचना के क्षेत्र में उनकी अपनी एक अलग जो पहचान है हमें देखने को मिलती है। 1931 में हिंदी मिलाप जैसी चर्चित जो पत्रिका है उस पत्रिका में उनकी पहली कहानी दिवाली के दिन छपकर आ जाती है और इस प्रकार 1931 से अपने जीवन के अंत तक जो विभिन्न प्रकार की जो रचना है छपने का सिलसिला शुरू हो जाता है। नथुराम शर्मा के कहने के अनुसार विष्णु प्रभाकर जी ने शरतचंद्र की जीवनी आवारा मसीहा लिखने का महत्वपूर्ण कार्य किया है, जिसके लिए वे शरतचंद्र को जानने के लिए लगभग सभी स्रोतों और सभी जगहों पर जाकर उन्होंने उसका अध्ययन किया है। उन्होंने बांग्ला भाषा भी सीखी थी। जब यह जीवनी छपी तो साहित्य में विष्णु जी की जो धूम है मच गई थी। तो इस प्रकार एक चर्चित ऐसी जो रचना जीवनी है तो उस जीवनी के कारण उनकी बहुत ही चर्चा होती हुई दिखाई देती है। कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, संस्मरण, बाल साहित्य, तो इस प्रकार की कई विधाओं के अंतर्गत उन्होंने लेखन किया है। तो इसके बावजूद आवारा मसीहा उनकी सबसे चर्चित रचना रही है। तो इसके बाद भी उन्होंने अर्धनारीश्वर, ये उनका महत्वपूर्ण उपन्यास है और इस उपन्यास के लिए
साहित्य अकादमी का जो हिंदी पुरस्कार है वह भी प्राप्त होता है। लेकिन आवारा मसीहा ये जो उनकी चर्चित जीवनी है तो इसने साहित्य में उनकी एक अलग पहचान बना दी है। आरंभिक कालखंड के अंतर्गत उनका जो पहला नाटक है हत्या के बाद उन्होंने लिखा था, जो हिसार के एक नाटक मंडली के साथ वह उस समय कार्य कर रहे थे। तो इसके पश्चात प्रभाकर जी ने लेखन को ही अपनी जीविका का महत्वपूर्ण साधन बना लिया था। आज़ादी के बाद वे नई दिल्ली आ जाते हैं और सितंबर 1955 में आकाशवाणी में एक नाट्य निर्देशक पद पर उनकी नियुक्ति हो जाती है, जहां उन्होंने 1957 तक अपनी जो सेवा है वह प्रदान की थी। तब तक उनको बहुत ख्याति प्राप्त हो चुकी थी। तो उसके साथ ही विष्णु प्रभाकर जी ने आकाशवाणी, दूरदर्शन, पत्र पत्रिकाएं तथा विभिन्न प्रकाशन संबंधी या मीडिया के विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्त की थी। उन्होंने अनेक देशों की यात्राएं की और इस प्रकार अपने जीवन के अंतिम समय तक निरंतर साहित्य साधना में जुड़े रहे। ऐसे महान साहित्यकार का जो निधन है 96 वर्ष की अवस्था में 11 अप्रैल 2009 को नई दिल्ली में हो गया। तो ऐसे महान साहित्यकार की जो कृतियां हैं या उनकी साहित्यिक जो रचना है उन साहित्यिक रचनाओं की हम चर्चा करते हैं। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अनेक विधाओं के अंतर्गत विष्णु प्रभाकर जी ने लेखन किया है। उनकी चर्चित रचनाओं का उल्लेख हम यहाँ करते हैं। तो सर्वप्रथम हम उनके उपन्यासों की चर्चा करते हैं। उनका पहला उपन्यास ढलती रात रहा है, परंतु जिस समय इस उपन्यास को उन्होंने प्रकाशित किया तो उस उपन्यास को निशिकांत नाम से उन्होंने प्रकाशित किया है। उसके बाद तट के बंधन, स्वप्नमयी, दर्पण का व्यक्ति, परछाई, कोई तो इस प्रकार के उनके महत्वपूर्ण और चर्चित उपन्यास रहे हैं। कथा साहित्य के अंतर्गत उन्होंने 200 से भी अधिक जो कहानियां हैं उसकी रचना उन्होंने की है। तो उनके महत्वपूर्ण जो कहानी संग्रह हैं उसके अंतर्गत रहमान का बेटा, जिंदगी के थपेड़े, संघर्ष के बाद, धरती अब भी घूम रही है, सफर के साथी, खंडित पूजा, सांचे और कला, मेरी 33 कहानियाँ, फूल टूटने से पहले, उसके बाद मेरी प्रिय कहानियाँ, मेरा वतन, उसके बाद खिलौने, मेरी लोकप्रिय कहानियाँ। तो इस प्रकार के उनके चर्चित कहानी संग्रह छपकर आ चुके हैं। कथा साहित्य के साथ साथ नाटक साहित्य के क्षेत्र में भी उन्होंने चर्चित ऐसे नाटकों का लेखन किया है। उनके चर्चित नाटकों में नव प्रभात, समाधि, डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, कुहासा और किरण, टगर, बंदिनी, सत्ता के आर पार, अब और नहीं, गांधारी की भिक्षुनी, तो ये उनके चर्चित नाटक रहे हैं। नाटक लेखन के साथ साथ एकांकी के क्षेत्र में भी अनेक एकांकियों की रचना विष्णु प्रभाकर जी ने की है। उनके चर्चित एकांकी संग्रहों में इंसान और अन्य एकांकियाँ, उसके बाद प्रकाश और परछाई, 12 एकांकी, 10 बजे रात, ये रेखाएं, ये दायरे, ऊंचा पर्वत, गहरा सागर, मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी, उसके बाद तीसरा आदमी, नए एकांकी, डरे हुए लोग, मैं भी मानव हूँ, ये उनके चर्चित एकांकी संग्रह रह चुके हैं। इसके साथ ही रूपक संग्रह के अंतर्गत स्वाधीनता संग्राम नाम की उनकी रचना प्रकाशित हो चुकी है।
अनुवाद के क्षेत्र में भी उन्होंने कुछ रचनाओं का अनुवाद किया है। एक लिंकन और विद्रोह, ये उनकी 2 रचनाएं प्रकाशित हो चुकी है। जीवनी और संस्मरण के क्षेत्र के अंतर्गत उन्होंने महत्वपूर्ण ऐसा लेखन किया है। जीवनी के क्षेत्र में उन्होंने आवारा मसीहा नाम की ये उनकी जो रचना है वो कई बार कई संस्करणों के माध्यम से प्रकाशित हो चुकी है। उनकी सबसे अधिक चर्चित जो जीवनी है वह आवारा मसीहा रही है। हिंदी जीवनी साहित्य के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण जो जीवनी है वह आवारा मसीहा रही है। उसके बाद अमर शहीद भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जाने अनजाने, कुछ शब्द कुछ रेखाएं, यादों की तीर्थ यात्राएं, तो इस प्रकार के कुछ संस्मरणात्मक जो ग्रंथ हैं वह भी प्रकाशित हो चुके हैं। यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत उन्होंने गंगा जमुना के नहर में, हंसते निर्झर दहकती भट्टी, उसके बाद अभियान और यात्राएं, और इसके साथ साथ ज्योतिपुंज हिमालय, ये उनके यात्रा वृत्तांत रहे हैं। उसके साथ साथ निबंध के क्षेत्र में भी कुछ वैचारिक निबंधों की रचना उन्होंने की है। जन समाज और, ये उनका एक महत्वपूर्ण निबंध है। उसके बाद संस्कृति एक समदृष्टि, उसके बाद क्या खोया क्या पाया, तो ये कुछ विचार निबंधों की रचनाएं भी उन्होंने की है। विचार निबंधों के साथ साथ उन्होंने बालकों के लिए भी साहित्य लेखन किया है। तो बाल साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने विशेषकर बालकों के लिए नाटकों की रचना की है, जिसमें से चर्चित नाटकों में मोटेलाल, रामू की होली, दादा की कचहरी, कुंती के बेटे, उसके बाद अभिनय एकांकी, हड़ताल, नूतन बाल एकांकी, उसके बाद ऐसे ऐसे और बाल वर्ष जिंदाबाद, ये उनके चर्चित बाल नाटक रहे हैं। इसके साथ अनेक विधाओं के अंतर्गत भी उनकी कुछ रचनाएं प्रकाशित हो चुकी है, जिसके अंतर्गत एक देश एक हृदय, पहला सुख निरोगी काया, मानव अधिकार, मैं अछूत हूँ, नागरिकता की ओर, बद्रीनाथ, ऐसे थे सरदार, बापू की बात, हजरत उमर, उसके बाद बाजी प्रभु देशपांडे, कस्तूरबा गांधी, उसके बाद हादू अल रशीद, हमारे पड़ोसी, मन के जीते जीत, मुरब्बी, कुहार की बेटी, शंकराचार्य, यमुना की कहानी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस प्रकार की अन्य कुछ विषयों को लेकर भी महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचनाएं उन्होंने की है। उनके साहित्य का एक विशाल भंडार रहा है। तो ऐसे महान साहित्यकार को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। विष्णु प्रभाकर जी की प्रमुख और सर्वाधिक चर्चित जो जीवनी आवारा मसीहा है, तो इस जीवनी रचना के लिए उन्हें पब्लो नेहरूदास सम्मान से सम्मानित किया गया है। उसके साथ ही सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जैसे कई विदेशी पुरस्कारों से उनको पुरस्कृत किया गया है। विष्णु प्रभाकर जी का जो प्रसिद्ध नाटक सत्ता के आर पार, तो इस नाटक के लिए भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान किया गया। उसके साथ साथ ही हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा प्रभाकर जी को शकाला सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। इसके साथ ही पद्म भूषण पुरस्कार भी उनको प्राप्त हुआ था, किंतु राष्ट्रपति भवन के दुर्व्यवहार के विरोध स्वरूप उन्होंने ये जो पद्म भूषण की जो उपाधि है वह उन्होंने वापिस करने की घोषणा की थी। विष्णु प्रभाकर जी का ये जो समग्र साहित्य है उसके कुछ प्रमुख विषय और भाषागत शैली की हम चर्चा करते हैं। विष्णु प्रभाकर एक प्रतिभा संपन्न बहुमुखी साहित्यकार थे।
हम जानते हैं कि वे कथाकार, नाटककार और एकांकीकार के रूप में अधिक ही चर्चित रहे हैं। विष्णु जी की जो कहानियां हैं उसकी संख्या लगभग 200 से भी अधिक है। और इतना ही नहीं तो हिंदी कहानी के क्षेत्र में एक अग्रणी कहानीकार के रूप में विष्णु प्रभाकर जी हमारे सामने आते हैं। उनकी कहानियों के शिल्प, कथ्य, भंगिमा, अभिव्यंजना, प्रयोग, इनकी सभी दृष्टि से आधुनिक कहानी का जो पूरा प्रतिनिधित्व है वह उनके कहानी साहित्य ने किया हुआ दिखाई देता है। अन्य साहित्य की अपेक्षा हम नाटक साहित्य के उनकी जो विशेषता है उस पर अधिक बल देते हैं। नाटक के रूप में अच्छी नाट्य विधा का जो निर्माण हो, तो इस दृष्टि का उनका दृष्टिकोण रहा है। नाटक के रूप में एक अच्छे नाटक देने का जो प्रयास है उन्होंने किया है। हिंदी नाटक को रंगमंच, रेडियो और टेलीविजन पर लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है वह विष्णु प्रभाकर जी को ही दिया जाता है। उनके नाटक और एकांकी इस बात के साक्षी है कि उनका मन कथा साहित्य की अपेक्षा नाटक में अधिक रमा दिखाई देता है। तो इस प्रकार भले ही उन्होंने अनेक कहानियों की रचना की हो, लेकिन कहानियों की अपेक्षा उनका जो मन है नाटक और एकांकी के क्षेत्र में अधिक रमा हुआ दिखाई देता है। विष्णु प्रभाकर जी के अनुसार नाटक पानों के बाह्य तथा आंतरिक संघर्ष की कहानी है। इस प्रकार उनके प्रायः सभी जो नाटक है वह आकाशवाणी द्वारा प्रकाशित हुए हैं, जिसके कारण विष्णु प्रभाकर जी अधिक लोकप्रिय बन चुके। समाज के उच्च तथा निम्न वर्ग की अपेक्षा विष्णु प्रभाकर जी ने अपने नाटकों में मध्यवर्गीय जीवन का चित्रक उपस्थित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। साथ ही उन्होंने अपने नाटकों के माध्यम से मध्यमवर्गीय जीवन के अंतर्गत जो मानसिक संघर्ष हैं, विशेषकर बाह्य द्वंद्व को अधिक बल देते हुए या उसको उभारने का प्रयास उन्होंने किया है। उनके कुछ एकांकियों में विष्णु जी ने जो दृश्य संकेत है वह भी दिए हैं। उनके प्रसिद्ध नाटक और एकांकी में क्या वह दोषी था, दो किनारे, विषम रेखा, सांप की सीढ़ी, उसके बाद समर रेखा, वीर पूजा, पूर्णाहुति, अशोक, प्रकाश और परछाई, जिस एकांकी को हमें देखना है, सीमा रेखा, दरिंदा, सवेरा, दूर और पास, सरकारी नौकरी, मर्यादा की रक्षा, डॉक्टर, टूटते परिवेश, समधि आदि उल्लेखनीय नाटक और एकांकियां रही है। रेडियो रूपक या ध्वनि एकांकी के क्षेत्र में उन्होंने जो कलात्मक प्रयोग किया है उसके लिए सदा के लिए विष्णु प्रभाकर जी का जो नाम है वह हिंदी साहित्य में स्मरणीय रहेगा। तो इस संदर्भ में सर्वोदय, स्वाधीनता संग्राम, पंचायत, ये उनके बहुत ही प्रसिद्ध ऐसे ध्वनि रूपक या ध्वनि एकांकियां रही है। तो उसके साथ साथ रेडियो रूपांतर करने में भी विष्णु प्रभाकर जी की अपनी एक मौलिक जो छाप है हमें देखने को मिलती है। और समग्र दृष्टि से हम यही कह सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी में जिन नाटककारों ने नाटक विधा द्वारा सर्वाधिक यश प्राप्त किया है उनमें पहला जो नाम है विष्णु प्रभाकर जी का रहा है। तो इस दृष्टि से स्वतंत्रोत्तर कालखंड के अंतर्गत हिंदी नाटक और रंगमंच को विकसित करने का या हिंदी नाटक और रंगमंच को अपना सर्वाधिक योगदान देने का महत्वपूर्ण कार्य विष्णु प्रभाकर जी ने किया है। इसके साथ ही विष्णु प्रभाकर जी की अक्षय कीर्ति का जो स्तंभ, उनकी अमर कृति आवारा मसीहा है, हिंदी के जीवनी साहित्य की मूर्धन्य कोटि की रचना कही जाती है। विष्णु प्रभाकर जी ने
आवारा मसीहा लिखने के लिए आपने जीवन के पूरे 14 वर्ष का समय व्यतीत किया है। तो इस प्रकार शरद चंद्र के जीवन से संबंधित सामग्री को इकट्ठा करते हुए उसके जीवन पर विस्तृत लेखन कर कर आवारा मसीहा जैसी जो अमर कृति है वह हिंदी साहित्य को या जीवनी साहित्य को उन्होंने दी है। ये जो आवारा मसीहा है अब हिंदी प्रदेश की रचना न रहकर समग्र भारतीय साहित्य की अमर रचना बन चुकी है। बंगाल में शरद की इस जीवनी को सर्वोत्कृष्ट प्रामाणिक जीवनी का दर्जा मिलने से विष्णु जी का जो नाम है वहाँ भी बहुत ही प्रसिद्ध या चर्चित हो चुका है। तो इस दृष्टि से जब हम समग्र साहित्यिक विशेषता को देखते हैं तो विष्णु जी ने जो साहित्यिक सृजन किया है उसमें कथ्य, शिल्प और भाषा को अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उनका समग्र जो साहित्य है वह कलात्मक दृष्टि से उन्होंने निर्माण किया है। तो इस संदर्भ में स्वयं विष्णु प्रभाकर जी का ये कहना था कि मैं तीनों पक्षों को, ये तीन पक्ष कौन से हैं? कथ्य, शिल्प और भाषा, तो मैं तीनों पक्षों को प्रधानता देने का कायल हूँ। तो इस प्रकार उनके समग्र साहित्य में या समग्र साहित्य का निर्माण करते समय कथ्य, शिल्प और भाषा का विशेष ध्यान रखा है। पाठ्यक्रम की जो चर्चित एकांकी सीमा रेखा जिसके रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं, उसका संक्षिप्त जो आशय है वो इस प्रकार रहा है कि इस एकांकी में विष्णु प्रभाकर जी ने राष्ट्रीय चेतना को उपस्थित किया है। तो इस प्रकार सीमा रेखा एक राष्ट्रीय चेतना प्रधान एकांकी है। हम जानते हैं कि आज का जो लोकतंत्र है या जनतंत्र, तो जनतंत्र के वास्तविक स्वरूप पर खतरा मंडरा रहा है। जनतंत्र में हर किसी को अपने अधिकारों की मांग करने के लिए आंदोलन करने का अधिकार है, परंतु इन आंदोलनों में राष्ट्रीय संपत्ति और स्वास्थ्य का नुकसान हो रहा है। इस बात से हम अच्छी तरह से परिचित हैं। जनतंत्र में आई हुई ये जो विकृतियां हैं या विसंगतियां हैं जिसके कारण राष्ट्रीय हित की हत्या हो रही है। राष्ट्रीय चेतना के अभाव में होने वाले ये जो विभिन्न प्रकार के आंदोलन हैं, इन आंदोलनों में बहुत बड़ी मात्रा में राष्ट्रीय संपत्ति नष्ट हो रही है। तो इस पर विष्णु प्रभाकर जी ने गंभीरता से विचार किया है। तो इस दृष्टि से ये जो एकांकी है राष्ट्रीय चेतना प्रदान करने वाला एकांकी है और इस गंभीर समस्या पर विचार करने की आवश्यकता को उन्होंने हमारे सामने उपस्थित किया है। इस एकांकी में इस समस्या को चार भाइयों के स्वार्थ संघर्षों के माध्यम से हमारे सामने चित्रित किया है। ये जो चार भाई हैं वह स्वतंत्र भारत के चार अलग अलग वर्गों के प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसके अंतर्गत हम इस एकांकी के चरित्रों का परिचय हमें देखना ही है। लक्ष्मी चंद्र, उसके बाद शरद चंद्र, सुभाष और कैप्टन विजय, ये चार भाई हैं और स्वतंत्र भारत के चार अलग अलग वर्गों के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। साथ ही इस एकांकी के अंतर्गत अरविंद नाम का एक चरित्र है जो सांकेतिक है, जिसके समाधि इसके अंतर्गत नहीं है परंतु उसकी ओर संकेत किया गया है। अरविंद, ये जो चार भाई हैं उनमें से सबसे बड़ा लक्ष्मी चंद्र जो व्यापारी है उसका बेटा है। तो इन चार वर्ग के द्वंद्व संघर्ष में अरविंद, सुभाष और कैप्टन विजय की मृत्यु हो जाती है। यहाँ एक परिवार की क्षति को पूरे देश की क्षति के रूप में चित्रित करने का प्रयास एकांकीकार ने किया है। चार भाइयों के स्वार्थ संघर्षों द्वारा
एकांकी ने इस सत्य को उद्घाटित करने का प्रयास किया है कि जनतंत्र में जनता और सरकार के मध्य कोई या किसी प्रकार की विभाजन रेखा नहीं होती है। आज देश में हो रहे राष्ट्रीय संपत्ति और राष्ट्रहित को नुकसान पहुंचाने वाले जो स्वार्थपूर्ण आंदोलन हैं, इन आंदोलनों को विष्णु प्रभाकर जी ने स्वस्थ रूप देने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार हम इस एकांकी की जो कथा वस्तु है वह राष्ट्रीय चेतना प्रधान रही है और इस एकांकी के जो पात्र हैं, जिसके अंतर्गत 8 पात्र हैं, 9वां जो पात्र हैं वह सांकेतिक पात्र हैं। तो हम पात्रों का परिचय देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो पात्र है वह लक्ष्मी चंद्र हैं, जो व्यापारी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। उसकी उम्र 55 वर्ष की है। उसके बाद दूसरा जो चरित्र है वह शरद चंद्र है, जो उप मंत्री हैं और वह उसकी उम्र 52 वर्ष की है। उसके बाद तीसरा जो चरित्र है वह सुभाष चंद्र हैं और वह जननेता है और उसकी जो उम्र है 44 वर्ष की है। और चौथा जो चरित्र है वो कैप्टन विजय, जो पुलिस कप्तान है और उसकी उम्र 48 वर्ष की है। ये 4 पुरुष चरित्र हैं। उसके बाद तारा, अन्नपूर्णा, सविता और उमा, ये 4 स्त्री चरित्र हैं। इसके अलावा और एक चरित्र का केवल संकेत इस एकांकी के अंतर्गत हुआ है, वह अरविंद है। तो ये जो तारा स्त्री चरित्र हैं वह इस एकांकी का जो पहला चरित्र लक्ष्मी चंद्र जो व्यापारी है उसकी पत्नी रही है। उसके बाद अन्नपूर्णा शरद चंद्र की वो पत्नी है। उसके बाद सविता सुभाष चंद्र की पत्नी है और उमा कैप्टन विजय की पत्नी है। और अरविंद जो सांकेतिक पात्र हैं, लक्ष्मीचंद और तारा, इन दोनों की 10 वर्ष की संतान है, 10 वर्ष का उनका पुत्र है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 8 चरित्रों के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को जगाने का प्रयास किया है। इस एकांकी के अंतर्गत ये जो 4 चरित्र हैं वह एक ही परिवार के सदस्य हैं, अर्थात इन 4 भाइयों के माध्यम से, अर्थात वह किस प्रकार अपना स्वार्थ करते हैं, इन भाइयों के स्वार्थ संघर्षों के माध्यम से उन्होंने राष्ट्रीय चेतना को उपस्थित करने का प्रयास किया है। अर्थात इनके स्वार्थ संघर्षों के माध्यम से परिवार को तो नुकसान होता ही है, परंतु उसके साथ साथ राष्ट्रीय जो संपत्ति है, राष्ट्रीय जो नुकसान है वो किस प्रकार होता है उसका उदाहरण इस एकांकी के माध्यम से उन्होंने दिया है। तो ये 4 चरित्र अलग अलग 4 वर्गों के प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे सामने उपस्थित होते हैं। एक व्यापारी वर्ग है जिसका प्रतिनिधित्व लक्ष्मी चंद्र कर रहा है। दूसरा उप मंत्री है जो राजनीतिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो शरद चंद्र के रूप में है। जननेता है, अर्थात लोगों का नेतृत्व करता हुआ एक चरित्र जो सुभाष चंद्र है। और पुलिस विभाग का या पुलिस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हुआ कैप्टन विजय हमारे सामने उपस्थित होता है। और इसके साथ साथ इन 4 चरित्रों की जो 4 स्त्री चरित्र हैं वो उनकी पत्नियां हैं, एक ही परिवार के ये पूरे सदस्य हैं। तो इस प्रकार इस एकांकी के माध्यम से ये जो जनतंत्र है वास्तविक रूप में किस प्रकार खतरे में आ चुका है। तो जनतंत्र में हर कोई अपना अधिकार मांग रहा है और इस अधिकार को पाने के लिए वह आंदोलन कर रहा है। अर्थात उनके ये विभिन्न प्रकार के जो आंदोलन हैं,
जिन आंदोलनों के माध्यम से राष्ट्रीय संपत्ति का और स्वास्थ्य का नुकसान हो रहा है। हम देखते हैं जैसे कि छोटी मोटी कोई घटना घटित होती है तो लोग आंदोलन करते हैं, और ये जो आंदोलन है, इन आंदोलनों के जो रूप है भिन्न भिन्न प्रकार के रहे हैं, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय संपत्ति का तो नुकसान होता ही है, लेकिन मनुष्य बल की जो हानि है वह बहुत मात्रा में होती हुई दिखाई देती है। तो इस दृष्टि से ये जो जनतंत्र है, इस जनतंत्र की विभिन्न प्रकार की विकृतियां और विसंगतियों का जो उल्लेख करते हुए राष्ट्रीय जो हित है उसकी हत्या किस प्रकार हो रही है, राष्ट्रीय चेतना का अभाव यहाँ होने के कारण, तो इस अभाव के कारण ही विभिन्न प्रकार के आंदोलन हो रहे हैं, और इन आंदोलनों में ये जो राष्ट्रीय संपत्ति है वह नष्ट हो रही है। तो इस गंभीर समस्या को इस एकांकी के माध्यम से उभारने का प्रयास एकांकीकार ने किया है। तो इस एकांकी में ये जो महत्वपूर्ण समस्या है, तो इस समस्या को 4 भाइयों के माध्यम से उपस्थित किया है। तो ये 4 भाई अपने स्वार्थ संघर्षों के माध्यम से वह हमारे सामने उपस्थित होते हैं। तो ये 4 भाई स्वतंत्र भारत के 4 अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे सामने उपस्थित होते हैं। इतना ही नहीं, तो इन विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से जो भी क्षति हो रही है, जो भी नुकसान हो रहा है, अर्थात एक परिवार की क्षति हो रही है, एक देश की क्षति के रूप में एकांकीकार हमारे सामने उपस्थित करते हैं। तो इन 4 भाइयों का जो स्वार्थी संघर्ष है, उन स्वार्थी संघर्षों के माध्यम से एक सत्य को उद्घाटित करने का प्रयास एकांकीकार ने किया है। ये जो जनतंत्र है, इस जनतंत्र में जनता और सरकार के बीच में कोई विभाजन रेखा नहीं होती है, परंतु एकांकीकार ने इस प्रकार की विभाजन रेखा को बताने का प्रयास किया है, जिसके कारण आज देश में हो रहे राष्ट्रीय संपत्ति और राष्ट्रीय हित का जो नुकसान है पहुंचाने वाले ये जो स्वार्थपूर्ण आंदोलन है, इन आंदोलनों को एक स्वस्थ रूप देने का प्रयास एकांकीकार ने इस एकांकी के माध्यम से किया है। तो इस प्रकार ये जो 8 चरित्र हैं, इन 8 चरित्रों के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का, राष्ट्रीय जो क्षति है, राष्ट्रीय जो नुकसान है, तो उससे बचने का या राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए, तो इस प्रकार राष्ट्र का नुकसान न हो, तो इस दृष्टि से उन्होंने प्रयास किया हुआ दिखाई देता है। आज के लिए बस इतना ही, हम यहाँ रोकते हैं। धन्यवाद।